ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आइए सुनते हैं किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची पुरस्कार और नाकाबिल यकीन कहानी। पाकिस्तान हिजरत के बाद अब्बाजान को लाहौर की पुरानी आबादी में जो रहायशगाह अलाट हुई, वो एक हिंदू सेठ की छोड़ी हुई एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी। इसके हिस्सों की मरम्मत करवाने, इसकी सफाई सुथराई और फिर सामान वगैरह रखने सजाने के बाद, चूंकि हमारा कुंबा काफी बड़ा था, काम काज के लिए मुलाजमीन की जरूरत पड़ी। अपनी इस जरूरत का जिक्र हमने अम्मा खैरन से किया, जो अगले ही दिन एक उधेड़ उम्र औरत और उसकी बेटी को ले आ गई। ये जरीना बीबी हमारी हमसाई है, बेचारी बेवा है, और ये उसकी बेटी नीलम। ये दोनों अब तक सेठ रामदयाल की बीवी की नौकरी करती रही हैं। ये बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। सीठानी उनकी तारीफ क्या करती थी। उनके जाने के बाद उन्हें कोई ढंग की मुलाजमत नहीं मिल सकी। तुम लोग उन्हें रख लो तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। वालिदा ने दादी जान और चची जान से मशवरा करके इन दोनों माँ बेटी को मुलाजमत में रख लिया। जरीना बीबी काफी उम्र की थी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी कई औलादें हुई थी, जिन्हें जिंदा रहना नसीब ना हो सका था। नीलम ही जिंदा बच पाई थी, जिसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद इसका खावंद, जो किसी फैक्ट्री में काम करता था, वफात पा गया था। इसके बाद से वो लोगों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करती आ रही थी। वो हर काम बहुत उम्दगी और सलीके से करती थी। खाना तो वो बेहद उम्दा पकाती थी। इसकी बेटी नीलम, जो 16-17 साल की थी, खूबसूरत होने के साथ ही बेहद शोख तब और हंस मुख वाक़ई हुई थी। हर काम में वो अपनी माँ का हाथ बटाती। दादी जान के तो सारे ही काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे। वो दादी की खूब खिदमतें करती और उनकी दुआएं लेती। उसे हर किसी से हंसी मजाक की आदत थी। बाज औकात इसे इस बात पर डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन वो इस पर बुरा मनाने की बजाय बस हंसती ही रहती। चचा जान के छोटे बच्चों की वो खूब सहेली थी। वो उन्हें खूब संभालती और उनके सारे काम करती। यूं चची जान भी इससे खुश रहती। अम्मा खैरन अक्सर हमारे घर का चक्कर लगाती रहती थी। वो इस जगह से कुछ फासले पर वाक़ई कच्ची आबादी में अपनी बेवा बेटी के घर रहा करती थी। वो इस जगह की पुरानी मकीन थी, जिन्हें इस इलाके के हर घर की तारीख मालूम थी। उन्होंने हमें बताया कि सेठ रामदयाल की हवेली में एक नौजवान मुलाजमा मालती पुरस्कार मौत मर गई थी। इसके बारे में कुछ मालूम ना हो सका था कि उसे कत्ल किया गया था या उसने खुदकशी की थी। पुलिस ने इस बारे में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की थी कि इस वक्त बंटवारा हो चुका था और सेठ रामदयाल का खानदान भारत हिजरत कर गया था। मालती नीलम ही की हम उम्र थी और इसी की तरह हंस मुख और शोख और चंचल थी। वो सेठ की कमला देवी की खात्मा खास थी और इसी की खिदमत में रहती थी। वो इसकी राजदार और मुखलिस सहेली भी थी, जिस पर कमला देवी भरपूर एतमाद करती थी। ये कहानी सुनकर हमें अब तो कुछ खौफ सा भी आने लगा था। दादी जान, जो ऐसे मामलात में खासी वहमी तबीयत की वाक़ई हुई थी, फौरन ही महफिल कुरान खानी मुनक्कद करवा डाली और कई दिनों तक घर में यासीन शरीफ का विर्द भी करवाया जाने लगा। घर के अंदर के काम जरीना बीबी और एक और मुलाजमा ज़ैनब बीबी ने संभाले हुए थे, जबकि घर के बाहर के काम हमारे खानदान के एक कदीम मुलाजिम बाबा रहीम बख्श और एक नए मुलाजिम कादिर के जिम्मे थे। कादिर उधेड़ उम्र था, मगर उसकी शादी नहीं हुई थी, हालांकि वो खूबसूरत और सेहतमंद भी था। शादी न करने की इसने कभी कोई वजह नहीं बताई थी। हमने भी इसे इसका जाती मामला समझते हुए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अम्मा खैरन चूंकि इस जगह की पुरानी मकीन थी, इसलिए वो हमें अक्सर वहां के पुराने मकीनों के घरों के दिलचस्प और अजीब किस्से सुनाया करती थी। उन्होंने बताया था कि इस हवेली के मालिक सेठ रामदयाल की खूबसूरत बेटी कमला देवी एक मुसलमान लड़के के इश्क में बुरी तरह से मुब्तला थी और उससे शादी करना चाहती थी और उसके लिए मुसलमान होने को भी तैयार थी, जबकि सेठ की बीवी और बेटे इसके सख्त खिलाफ थे और उसकी शादी अपने एक रिश्तेदार सेठ हरदे राम के बेटे काशी राम से करना चाहते थे, जो आला तालीम याफ्ता और कमला देवी का बचपन का साथी और इससे शादी का शिद्दत से तमन्नाई था। कमला देवी जिस मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती थी और उसकी जुनूनी मोहब्बत में मुब्तला थी, इसका नाम अहमद खान था। वो इसी इलाके का ही रिहायशी था और एक नामी गरामी वकील का बेटा था। वो फौज में आला ओहदे पर फाइज था। इसमें मर्दाना वजाहत भी थी और खानदानी शराफत और नजाबत की झलक भी।
इन दोनों के दरमियान कमला की मुलाजमा मालती के जरिए खतों किताबत रहती थी और मुलाकात की सबीलें बुनती थी। मालती हर तरह से वफादार और राजदान थी, जो हजार अजियतें बर्दाश्त करके भी अपनी मालिकन का भेद न खोलती। जाने वो कैसे मर गई और उसने खुदकशी कर ली। लेकिन अम्मा खैरन, कमला देवी और अहमद खान के इश्क का क्या हुआ? अम्मा खैरन सिर्फ इतना ही बता सकें कि इस दौरान बंटवारा हो गया था। सेठ राम दयाल अपने खानदान समेत भारत चले गए थे। सेठ राम दयाल ने अपनी हिजरत के बारे में कड़ी राजदारी बरती थी। किसी को मालूम नहीं होने दिया था कि वो भारत जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जब वो जा चुके तभी लोगों को मालूम हुआ। इस दौरान वकील साहब भी वो महल्ला छोड़कर जाने कहाँ जा चुके थे, उनका कुछ पता नहीं चल सका। जाड़े की आमद के साथ ही नीलम बेचारी नमूनिया में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ गई। बहुत इलाज मुआवजे के बावजूद उसकी बीमारी तूल पकड़ती गई, जिससे सब घर वाले परेशान रहने लगे। जरीना बीबी का तो बुरा हाल हो रहा था। ये एक ही बेटी दुनिया में इसका सब कुछ थी, वो भी अब इसका साथ छोड़ती दिखाई दे रही थी। हमें भी अब यूं मालूम हो रहा था जैसे नीलम अब चंद ही घड़ियों की मेहमान रह गई है। वो रात इंतहाई सर्द थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जब हमें जरीना बीबी के क्वार्टर से बिल्लियों के लड़ने की खौफनाक आवाजें सुनाई दी, इसके साथ ही जरीना बीबी के बैंड शुरू हो गए। हम भागे हुए वहां पहुंचे। वो नीलम के सरहाने खड़ी ऊंची आवाज में रो रही थी, मेरी नीलो चली गई बीबी, मुझे छोड़ गई मेरी नीलो। हमने बिस्तर पर पड़ी नीलम को देखा। वो वाकई बेजान दिखाई दे रही थी। चची जान ने आगे बढ़कर उसकी एक आंख का पपोटा उठाकर देखा और हैरत से बोली, अरे ये तो जिंदा है, तुम यूं ही रो रही हो। देखो उसकी आंखें, और देखो तो ये तो सांस भी ले रही है। चची जान वाकई ठीक कह रही थी। नीलम न सिर्फ सांस ले रही थी बल्कि इसने आंखें भी खोल दी। जरीना बीबी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी जैसे इसे इसके जिंदा होने का यकीन नहीं आ रहा था। ये जिंदा कैसे है? इसने तो मेरे सामने ही आखिरी सांस ली थी और ठंडी हो गई थी। वो बेयकीनी से बोली, वहम हुआ होगा तुम्हें। शुक्र करो ये अभी जिंदा है। अल्लाह को इसकी जिंदगी मंजूर थी ना, अब इसने चाहा तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। अम्मा जान बोली, और हुआ भी यही। नीलम आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गई। उसकी सेहत भी अच्छी होने लगी। वो पहले की तरह कामकाज करने लगी। इसकी शगुफ्ता मिजाजी और सबसे छेड़छाड़ की आदत पहले जैसी ही थी, लेकिन अब कादिर खास तौर पर उसकी छेड़खानी का निशाना बनने लगा। वो उसे तरह तरह से छेड़ती, इसका मजाक उड़ाती, इस पर हंसती जिस पर वो उसे डांटता, मगर वो कहाँ बाज आती थी। हम उसे मना करते तो इसका यही जवाब होता, मजाक तो मैं सबसे करती हूँ मगर कोई भी बुरा नहीं मनाता। जाने ये क्यों बुरा मनाते हैं। एक दिन हम बरामदे में बैठे कादिर से इस दिन के सौदे का हिसाब कर रहे थे कि नीलम एक शौक सी मुस्कुराहट के साथ वहां चली आई। अच्छा जी, तो ये केदारनाथ आज का सौदा लाए हैं। उन्हें याद होगा कि कैसे एक दिन देना बनिया ने उन्हें सड़ी हुई भिंडियां दे दी थी, जिस पर उन्होंने इसकी खूब मुरम्मत कर दी थी। कादिर का रंग पहले सफेद पड़ा फिर सुर्ख। बदतमीज बदलिहाज। 1000 दफा कह चुका हूं मेरा नाम केदारनाथ नहीं कादिर बख्श है, और यह है कि मुझे छेड़ने और सताने से बाज ही नहीं आती। अब जाने किस देना बनिए की बात लेकर आ गई है। मैं तो उसे हरगिज नहीं जानता। फिर तो जरूर याद होगा कि यहाँ सहन के इस किनारे जामन का पेड़ हुआ करता था। कादिर की शक्ल ऐसी बन गई जैसे इसका बस न चल रहा था कि इसका गला दबा दे। जब से इसका निंग सुर्ख हो गया। फिर वो एक झटके से दादी जान की तरफ मुड़ा। सुन रही हैं बेगम साहिबा इसकी बातें? इतना बड़ा हूं मैं इससे, और ये ना मुझे चाचा कहती है ना मामा। अपने बराबर का समझती है और गुस्ताखियां बदतमीजियां करती रहती है। दादी जान ने नीलम को डांटा, ये लड़की क्यों इस बेचारे के साथ छेड़खानी का बाजार गर्म किए रखती है। ये इतना बड़ा है, तुझसे इसका अदब एहतराम किया कर। बड़ी बेगम साहब, अगर मैंने उनसे जामन के दरख्त की बात कर ली तो इसमें छेड़ने की क्या बात है। नीलम शोख नजरों से मुसलसल कादिर को देखते हुए भोलपन से बोली, अच्छा बाबा बस कर। दादी जान जिच होकर बोली, और कादिर तो इस तरफ ना आया कर।
कादिर कहर आलूद नजरों से नीलम को देखते हुए वहां से चला गया। नीलम वैसी ही थी जैसी बीमारी से पहले थी, लेकिन कभी कभी हम इसके बारे में शक और उलझन में पड़ जाते। अम्मा खैरन तो कई मर्तबा कह चुकी थी कि नीलम की नजरें ठीक नहीं, इसे मौलवी या आमिल को दिखाओ। दादी जान के मना करने के बावजूद नीलम की कादिर से छेड़छाड़ कम न हुई थी। एक दिन तो हद हो गई। घर में खीर बनी थी। नीलम प्लेट भरकर कादिर को देने चली गई। फिर जाने क्या हुआ कि कादिर के ऊंची आवाज में नीलम को बुरा भला कहने की आवाजें बुलंद होने लगी। हमने जाकर देखा तो नीलम खीर वाली प्लेट लिए बेतहाशा हंस रही थी और कादिर उसे बुरा भला कह रहा था। क्या हुआ? ये कादिर इतने गुस्से में क्यों है? चची जान ने पूछा। होना क्या है बीबी, मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम्हें बादाम वाली खीर पसंद हुआ करती थी ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं, बस ये गुस्से में आ गए। नीलम मासूमाना अंदाज में बोली। ये तुम्हें कादिर की पसंद और नापसंद का इल्म कैसे होने लगा? देखो नीलम, तुम उसे यूं ही ना छेड़ा करो, ये ऐसी बातों से गुस्से में आ जाता है ना। यहाँ और भी तो मौजूद हैं, पता नहीं ये उन्हें क्यों नहीं छेड़ती, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मैं तो अब हरगिज यहाँ नहीं रह सकता, कल ही कराची चला जाऊंगा। कादिर गुस्से से बोला और वहां से चला गया। अब्बा जान ने और सब घर वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका और अगले ही दिन अपना संदूक सर पर उठाकर घर से चला गया। इस जैसे मेहनती और दयानतदार मुलाजिम की यूं चले जाने का हम सबको बेहद अफसोस हुआ, लेकिन फिर ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि वो इसी शाम संदूक सर पर उठाए घर वापस आ गया। वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। अब्बा जान ने इससे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, कराची नहीं गए? आज नहीं, कल चला जाऊंगा। इसकी आवाज में घबराहट के साथ ही कुछ खौफ की झलक भी थी, जिसकी हमें कुछ समझ ना आ सकी। लेकिन वो कल भी ना गया। यूं मालूम होता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे जाने से रोक रही थी। इस रात तेज हवा के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खुली हुई खिड़की को बंद करने के लिए मैं उसकी तरफ गई तो सहन से आती हुई आवाजें सुनकर मैं खिड़की बंद करते करते रुक गई। हिदार तो मुसलमान बनकर इस घर में मुलाजमत कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि तो असल में कौन है। यही जताने के लिए मैं तुझसे यहाँ गुजरे हुए वक्तों की बातें किया करती थी। तूने कुछ समझा नहीं? नीलम की आवाज सुनाई दी। मैं शुरू से ही समझ गया था कि तू नीलम नहीं, मालती की रूह है, जो मुझसे इंतकाम लेने के लिए नीलम के मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई है और मुझे यहाँ से भागने से रोक रही है। ले ले इंतकाम। मैं बिल्कुल बेबस हूँ। कादिर की आवाज आई। तो बिल्कुल गलत समझा केदारनाथ। नीलम की आवाज फिर से आई। प्यार करने वाली रूहें इंतकाम नहीं लिया करती। मुझे अपनी जिंदगी में भी तुझसे बहुत प्यार था, मरने के बाद भी है। मैं तुझे ये बताने आई हूं कि मैंने हरगिज तुझसे बेवफाई नहीं की, ना किसी से मेरे ताल्लुकात रहे थे। मैं रातों को जो चुपके से घर से निकला करती थी ना, वो तो मैं अहमद खान जी को कमला देवी जी के खत पहुंचाने जाती थी। मैं उनकी खिदमत गुजार और उनकी राजदान थी। मैं चाहे जान से गुजर जाती, लेकिन उनका राज अफशा कभी ना करती। मेरे जरिए ही खतों किताबत करके उन्होंने अहमद खान जी के साथ फरार का प्रोग्राम बनाया था। जिस अंधेरी रात तूने मुझे गला दबाकर हलाक किया था, इस रात में छुपते छुपाते कमला देवी जी को अहमद खान जी के पास पहुंचाकर आ रही थी, जो हवेली के पीछे दरख्तों के झुंड में उनका इंतजार कर रहे थे। सेठ जी और सीठानी जी को जब उनके फरार का इल्म हुआ तो बदनामी के खौफ से उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा क्रियाक्रम किया और फौरन ही भारत चले गए। दर हकीकत मेरे जरिए वो दोनों प्यार करने वाले भाग गए थे, लेकिन बदले में मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। उन्होंने मेरी मौत की वजह जानने की कोशिश भी ना की, पुलिस भी ना बुलवाई। अब तो तुझे यकीन आ चुका होगा ना केदारनाथ कि मैंने हरगिज तुझसे बेवफाई नहीं की थी, पर तू समझा कि मैं शायद रातों को किसी और से मुलाकात करती हूँ। मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, इसमें खयानत का तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तो बेवफा निकला, जिसने ना मुझसे कुछ पूछा और ना ही मुझे बताने की मोहलत दी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करती थी। आज के बाद तुझे कभी तंग नहीं करूंगी। इसके साथ ही किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई और खामोशी छा गई।
जब मैं भागकर सहन में गई तो नीलम का बेजान जिस्म जमीन पर गिरा हुआ था। ये बात तमाम घर वालों को पता चल गई। हमने कादिर, जो असल में केदारनाथ था, इसको बहुत रोकने की कोशिश की कि तुम हमारे घर में मुलाजमत जारी रखो, लेकिन इसने कहा कि अब मैं इस घर में 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं ठहर सकता। फिर हमें नहीं मालूम कि वो जाने किधर को चला गया। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।